टुडे वी विल स्टार्ट एनिमल टिश्यू। ठीक है, एनिमल टिश्यू का बात करेंगे आज हम लोग। एनिमल टिश्यू के टाइप का बात करेंगे, कितने टाइप का एनिमल टिश्यू हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है, और सब के बारे में थोड़ा थोड़ा चर्चा, किसी का डिटेल स्ट्रक्चर आज हम लोग नहीं डिस्कस करेंगे। आज पूरे एनिमल टिश्यू का समरी देखेंगे हम लोग। ठीक है, कि पूरे एनिमल टिश्यू में क्या क्या चीज़ है जो पढ़ना है। तो एक प्रकार से इंट्रोडक्शन क्लास भी हो जाएगा और आप समझ भी जाएंगे। ठीक है, थोड़ा थोड़ा। क्लास 8 में टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यू पढ़े होंगे। वेरी गुड धर्मराज, लिखे भी हैं। एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर और नर्वस, 4 तरह का एनिमल टिश्यू क्लास 8 में आप पढ़ करके आए हैं। ये 4 प्रकार का एनिमल टिश्यू होता है। ठीक है, कौन सा एनिमल टिश्यू है भाई? इसमें सबसे पहले है एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर एंड फोर्थ वन इज नर्वस। ठीक है, देखिए नाम से ही कुछ कुछ टर्म आपको पता चल जाएगा। एपिथेलियल, एपिथेलियल टिश्यू कहां पाया जाएगा? आउटर मोस्ट कवरिंग। ठीक है, अपर मोस्ट लेयर, अपर मोस्ट सरफेस, आउटर मोस्ट कवरिंग, कोई भी वर्ड आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट होगा किसी भी एनिमल के आउटर मोस्ट सरफेस पे। ठीक है, आउटर मोस्ट सरफेस भी हो सकता है और इनर सरफेस भी हो सकता है। तो सरफेस बाहरी सरफेस हो या वो सरफेस अंदर का हो, दोनों जगह पे प्रेजेंट हो सकता है। एज फॉर एग्जांपल, अगर अपने इस माउथ कैविटी का ही बात करें ना, तो बाहर से भी सरफेस है कि नहीं? ठीक है, आपका भी चिकन होगा, मेरा दाढ़ी हो गया थोड़ा सा। ठीक है तो ये हो गया बाहरी सरफेस और अंदर का सरफेस। हाँ, तो ये अंदर का सरफेस और ये बाहर का सरफेस, तो दोनों सरफेस पे कौन से टिश्यू पाए जाएंगे? एपिथेलियल। इस प्रकार से अगर कोई हॉलो ऑर्गन है, हॉलो मतलब अंदर से खाली, ठीक है, तब इसका बाहरी सरफेस भी होगा और इसका अंदर का सरफेस भी होगा। तो अंदर के सरफेस का लाइनिंग हो जाए या बाहर के सरफेस का लाइनिंग हो जाए, उस लाइनिंग पे प्रेजेंट होगा एपिथेलियल टिश्यू। समझे बात? ये हो गया लोकेशन। अब पार्टिकुलर 2-4 ठो स्ट्रक्चर का नाम बाद में देखेंगे कि पार्टिकुलर वो स्ट्रक्चर कहां कहां पे है। ठीक है, नहीं बोन मैरो अलग है सौरभ बाबू, क्योंकि बोन मैरो जो है ना वो आ जाएगा कनेक्टिव टिश्यू में, हम लोग बोन का बात करेंगे। ठीक है, जैसे हमारा स्टमक का बात करते हैं तो स्टमक ना हॉलो ऑर्गन है, ओसोफेगस, स्टमक, हमारा एलिमेंट्री कैनाल, ये हॉलो ऑर्गन है। लीवर का बात करते हैं तो लीवर तो एकदम सॉलिड स्ट्रक्चर है, तो उस सॉलिड स्ट्रक्चर का अपर मोस्ट सरफेस ही होगा। किडनी का बात करते हैं तो किडनी का बाहरी सरफेस भी होगा और किडनी के अंदर ट्यूब्यूल भी पाए जाते हैं। ठीक है, क्लियर? तो इस प्रकार से कुछ सॉलिड है, कुछ हॉलो है। अगर सॉलिड है तो उसके बाहरी सरफेस पे, और अंदर से अगर थोड़ा सा भी हॉलो स्पेस है तो उसके अंदर वाले सरफेस पे भी एपिथेलियल टिश्यू पाया जाएगा। क्लियर है बात? ठीक है, और बाकी डिस्कशन बाद में, कहां से ओरिजिनेट, कहां से क्या, ये पीयूष बाद में। चलिए, इसके बाद अगर कोई बाहरी सरफेस पे पाया जा रहा है तो 2-3 चीज हम लोग देख सकते हैं कि अगर बाहरी सरफेस पे है मतलब कि वो नेचर क्या होगा उसका, तो प्रोटेक्टिव नेचर का होगा। ठीक है, तो एपिथेलियल टिश्यू हमेशा प्रोटेक्टिव नेचर का होगा, मतलब वो प्रोटेक्ट करेगा। किसको प्रोटेक्ट करेगा? तो जिस ऑर्गन पे, जिस सरफेस पे प्रेजेंट है उसी को प्रोटेक्ट करेगा भाई। ठीक है, जर्मिनेटिव नेचर का भी होता है, सेक्रेटिव नेचर का भी होता है। जर्मिनेटिव कहने का मतलब क्या? इट कैन गिव राइज टू न्यू सेल्स। ठीक है, क्लियर? चलिए, इसके बाद सेक्रेटिव नेचर का मतलब क्या हुआ? मतलब कि ये कुछ सेक्रेट कर सकता है, जैसे ग्लैंड्स, ग्लैंड से कुछ न कुछ सेक्रेट होता रहता है। सलेवरी ग्लैंड हो गया, पैंक्रियाज हो गया, पिट्यूटरी ग्लैंड हो गया, तो किसी भी ग्लैंड में एपिथेलियल टिश्यू पाए जाएंगे जो सेक्रेशन का काम करेगा। ठीक है, हाँ, टाइटली पैक, बिल्कुल सही लिखे हैं आशीष। अगर वो प्रोटेक्टिव नेचर का है तब वो टाइटली पैक होना ही चाहिए, क्योंकि जहां कहीं भी प्रोटेक्टिव टिश्यू हम लोग देखे हैं वहां पे वो अगर टाइटली पैक नहीं होगा, इंटरसेलुलर स्पेस उसके बीच में पाए जाएंगे,
तो उस गैप से तो कुछ ना कुछ एंट्री मार सकता है फॉरेन पार्टिकल्स। इसलिए जरूरी है कि अगर कोई प्रोटेक्टिव नेचर का है तो वो क्लोजली पैक्ड हो, उसके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस नहीं के बराबर हो। ठीक है, सर आप प्लीज अपना रिकॉर्डिंग ऑन कर लीजिए। माइक ऑफ रखो अपना यार। ठीक है, नहीं आता तो इतना कुछ हम लोग समझे एपिथेलियल टिश्यू के बारे में कि प्रोटेक्टिव होगा, सिक्रेटिव होगा, जर्मिनेटिव होगा। ठीक है, इतने सारे नेचर का ये हो सकता है। प्रोटेक्टिव होने की वजह से इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होंगे। सिक्रेटिव है मतलब ये कुछ ना कुछ सिक्रेट करेगा। जर्मिनेटिव है, जर्मिनेटिव कहने का मतलब ये इट कैन गिव राइज टू न्यू सेल्स। जैसे अगर स्किन अगर कहीं खुरच जाता है, कट जाता है, फट जाता है तो फिर से नया स्किन बन जाता है। क्यों? क्योंकि इट कैन जर्मिनेट, ये फिर से नए सेल को बना सकता है, तभी तो। समझे बात? और एपिथेलियल का टाइप भी हम लोग देखेंगे। एपिथेलियल का टाइप ऑन द बेसिस ऑफ द शेप। एपिथेलियल में जो शेप है ना, इसके सेल का शेप, उसके आधार पे 4 प्रकार का। स्क्वामस, ठीक है, स्क्वामस मतलब चपटा, फ्लैट। क्यूबॉइडल मतलब क्यूब के जैसा। ठीक है, कॉलमनार, कॉलम का मतलब होता है पिलर, तो कुछ लंबे लंबे सेल्स में पाए जाते हैं। क्लियर? और इन्हीं सभी कॉलमनार हो या फिर क्या बोलते हैं क्यूबॉइडल हो, इसी के ऊपर अगर सीलिया पाया जाए तब उसी को हम लोग क्या बोल देंगे? सिलिएटेड बोल देंगे। इस प्रकार से ऑन द बेसिस ऑफ शेप 4 प्रकार का स्क्वामस, क्यूबॉइडल, कॉलमनार और सिलिएटेड 4 तरह का एपिथेलियल टिश्यू हम लोग देखेंगे। यही चारों में से कुछ प्रोटेक्टिव होगा, कुछ जर्मिनेटिव होगा, कुछ सिक्रेटिव होगा। ठीक है, तो कौन सा टिश्यू कहां पे पाया जाएगा, उसका पार्टिकुलर फंक्शन क्या होगा, ये हम लोग कल के डिटेल्ड क्लास में समझेंगे। ठीक है, ये सिर्फ इंट्रोडक्शन था एपिथेलियल के बारे में। 2-4 नाम हो सकता है कि ये नाम आपको कुछ नया लगे, कुछ नाम आपको जाना पहचाना लगे, कुछ के लिए नाम बिल्कुल अननोन टाइप का लगे। तो वट एवर 2-4-5 क्लास जो हम लोग करेंगे सबसे आप लोग फेमिलियर हो जाइएगा गारंटी के साथ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग कनेक्टिव टिश्यू की ओर। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू कहने का मतलब नाम से ही लग रहा है कि वैसा टिश्यू जो क्या करने का काम करता हो, कनेक्ट करने का काम करे, जोड़ के रखने का काम करे। ठीक है, उसको हम लोग बोलेंगे कनेक्टिव टिश्यू। क्लियर? जैसे अगर हमारा सेल से सेल भी जुड़ा हुआ है, टिश्यू से टिश्यू जुड़ा हुआ है, ऑर्गन से ऑर्गन जुड़ा हुआ है ना, तभी तो हम लोग एक ऑर्गेनिज्म के रूप में है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आप लोग पहले ही पढ़े होंगे कि सेल से सेल मिलता है तब क्या बनता है भाई? टिश्यू। टिश्यू से टिश्यू मिलता है तब बन जाता है ऑर्गेन। ऑर्गेन से ऑर्गेन मिलता है तब ऑर्गेन सिस्टम। ठीक है, और बहुत सारे ऑर्गेन सिस्टम जब मिल जाते हैं तब बन जाता है एक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, बॉडी। द सेल इज द बेसिक यूनिट। सेल से सेल मिलेगा तो टिश्यू। अभी हम लोग इसी टिश्यू के बारे में स्टडी कर रहे हैं। और जब टिश्यू से टिश्यू मिलता है, बहुत सारे टिश्यूज, तो ऑर्गेन बनाते हैं। ऑर्गेन मिल करके, खास तरह का ऑर्गेन मिलके ऑर्गेन सिस्टम बनाता है, और 5-6 ऑर्गेन सिस्टम मिल करके किसी ऑर्गेनिज्म का रचना करते हैं। ठीक है, अगर ये मिल करके बन रहे हैं मतलब वो आपस में कनेक्टेड है। जैसे उदाहरण के लिए ये जो हमारा आपका घर या स्कूल अगर बना हुआ है तो बना हुआ है ब्रिक्स का। ठीक है, आइटस। ईट से ईट अगर जोड़ते जाते हैं तब वो फिर वॉल बन जाता है, दीवार। ठीक है, 1 2 3 4 चारों पट्टे अगर दीवार लगा दिए, ऊपर से छत का ढलैया कर दिए, तब एक तो क्या बन जाता है? रूम बन जाता है, वो कमरा। बहुत प्रकार के कमरा होता है, बेडरूम, बाथरूम, डाइनिंग रूम, ये रूम, वो रूम, लंच रूम, फन रूम, है ना। तब जाकर के वो एक क्या बोल सकते हैं उसको? फ्लैट बोल सकते हैं। ठीक है, क्लियर? और बहुत प्रकार का फ्लैट मिल जाता है तब एक अपार्टमेंट बन जाता है, हाउस बन जाता है, अपार्टमेंट बन जाता है। समझे? तो बिल्कुल वैसे ही हमारा भी ऑर्गेनाइजेशन है।
तो यहाँ पे भी देखा जाए तो रूम से रूम कनेक्टेड होता है, फ्लैट से फ्लैट कनेक्टेड होता है, कमरा से कमरा कनेक्टेड होता है, वॉल से वॉल कनेक्टेड होता है कि नहीं। तो वहाँ पे कनेक्शन करने के लिए कुछ तो है दिया हुआ। अगर घर बनते हुए देखेंगे कि वहाँ पे ईंट के साथ साथ सीमेंट पड़ता है, बालू पड़ता है, कभी कभार बीच में रॉड दिया जाता है। पिलर बनाना हो तो वहाँ पे काफी मोटा मोटा ये दिया जाता है, रॉड दिया जाता है, छड़ दिया जाता है ना। तो वो सब क्या देता है, उसको मजबूती प्रदान करता है, उसको जोड़ के रखने का काम करता है। ठीक है, तो वैसे ही हमारे बॉडी में भी, ठीक है, हमारे बॉडी में भी कुछ इस प्रकार के टिश्यू हैं जो जोड़ के रखने का काम करते हैं, कनेक्ट करने का काम करते हैं। ठीक है, एक सेल से दूसरे सेल को, एक टिश्यू से दूसरे टिश्यू को, एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन को। ठीक है, तो जो भी कनेक्ट करने का काम करे, वैसा टिश्यू जो कनेक्ट करने का काम करे, उसको कनेक्टिव टिश्यू के अंदर में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू सबसे लंबा चौड़ा टिश्यू हमारा यही रहेगा, कनेक्टिव टिश्यू। बहुत क्लास लगने वाला है इसके अंदर, काफी डिटेल में इसका स्टडी करना है। ठीक है, तो कनेक्टिव टिश्यू लिक्विड भी हो सकता है जो फ्लो करने वाला हो, जैसे कि ब्लड। ठीक है, ब्लड को भी हम लोग कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं, लेकिन वैसा कनेक्टिव टिश्यू जो क्या कैसा है, फ्लो कर रहा है। तो खुद फ्लो है लेकिन दूसरे को जोड़ के रखे हुए है। कैसे? ये जोड़ के रखे हुए है दो ऑर्गन के बीच में, दो सिस्टम के बीच में, दो टिश्यू के बीच में मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करके ये कनेक्ट करने का काम करता है। ठीक है, तो मटेरियल भी ट्रांसपोर्ट हो रहा है, तो वो भी कनेक्शन है ना एक प्रकार से। इसको हम लोग फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू के अंदर में पढ़ेंगे, ब्लड और लिम्फ। क्लियर? और डिटेल क्लास, एक पूरा क्लास हम ब्लड भी पढ़ाते रह सकते हैं। ठीक है, तो अभी उसके बारे में उतना डिटेल नहीं जाएंगे, खाली ब्लड पढ़ना है कनेक्टिव टिश्यू के अंदर। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे उसको फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू क्यों बोले, खाली इतना चर्चा किए हैं अभी, क्योंकि वो फ्लो कर सकता है और दो या दो से अधिक ऑर्गन को कनेक्ट करता है बाय ट्रांसपोर्टिंग मटेरियल बिटवीन देम। ठीक है, चलिए हम लोग बात की थी ना कि ये रॉड वॉड देते हैं हम लोग घरों में, वैसे ही रॉड देते हैं, या फिर अगर पंडाल खड़ा हो रहा हो तो वहां पे लकड़ी का, बंबू का एक फ्रेमवर्क तैयार किया जाता है। तो वैसे ही हमारे बॉडी का भी एक फ्रेमवर्क तैयार किया हुआ है, बोन और कार्टिलेज का, जो है सॉलिड कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, बोन और कार्टिलेज नाम सुने होंगे, स्केलेटन सिस्टम जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो कुछ सॉलिड कनेक्टिव टिश्यू है बोन और कार्टिलेज। तो बोन और कार्टिलेज के बारे में डिस्कस करना है, दोनों के बीच का डिफरेंस समझना है कि बोन क्या है और कार्टिलेज क्या है, और किस प्रकार से ये डायरेक्ट कनेक्ट नहीं करता, ये क्या करता है, ये फ्रेमवर्क तैयार करके देता है कि भाई इसी के ऊपर आपको कनेक्शन करवाना है। ठीक है, क्लियर? तो उस स्केलेटल टिश्यू में हम लोग बोन और कार्टिलेज का डिटेल्ड स्टडी करेंगे। क्लियर? चलिए इसके बाद फोकस ऑन टॉपिक्स, है ना, जो डिस्कस हो रहा है उसके ऊपर फोकस कीजिए पहले, अभी विशेष चैटिंग नहीं बच्चों। चलिए इसके बाद एक है कनेक्टिव टिश्यू प्रोपर। ठीक है, नाम में ही उसका कनेक्टिव टिश्यू प्रोपर। प्रोपर कहने का मतलब जो डायरेक्टली कनेक्ट कर रहा हो, जो प्रॉपर्ली कनेक्ट कर रहा हो, जो डायरेक्ट जोड़े वाला काम कर रहा है। ठीक है, ब्लड डायरेक्ट कनेक्ट नहीं कर रहा था, स्केलेटल टिश्यू ये भी डायरेक्ट कनेक्ट नहीं कर रहा था, एक फ्रेमवर्क तैयार करके दिया, एक मटेरियल को ट्रांसपोर्ट किया। अब हम लोग उसका बात करेंगे जो डायरेक्ट कनेक्शन करता हो। ठीक है, रस्सी से ऐसे लेकर के बांध दिए, हो गया कनेक्शन। ठीक है, स्टेपलर लेके ऐसे पंच कर दिए, हो गया कनेक्शन। सूता से सी दिए, हो गया कनेक्शन। ठीक है, इस प्रकार से अगर कुछ डायरेक्ट कनेक्ट करने वाला चीज हो तो उसका स्टडी करेंगे हम लोग कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर के अंतर्गत, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे एरियोला, एडिपोज। ठीक है, और फिर लिगामेंट, नाम सुने होंगे इसका, टेंडन। तो ये सब डायरेक्ट कनेक्शन का काम करता है। ठीक है, तो उसके बारे में और डिटेल स्टडी बाद में देखा जाएगा। मस्कुलर टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू के बारे में जानते ही हैं, इस्तेमाल भी हम लोग करते रहते हैं। मस्कुलर टिश्यू जो हमारा मसल्स बनाता है। ठीक है, एक लौता ऐसा टिश्यू है विच हैव कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स।
बाकी कोई भी टिश्यू कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स नहीं कर सकता। कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स होने का मतलब ये फैल सकता है और सिकुड़ सकता है। देखते होंगे इसका बॉडी छोटी रहता है ना, हम कहाँ दिखाएंगे यार, इसका बॉडी छोटी रहता है वो अपना करके डोले शोले दिखाते रहते हैं, ठीक है। तो अपना मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स करवाते रहता है, ठीक है। दिखे या ना दिखे, अगर हम लोग इस प्रकार से हाथ को मोड़ रहे हैं तो हमारा यहाँ का मसल्स क्या हो रहा है, ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है और ये हाथ को पकड़ के ऐसे खींच रहा है, ठीक है। अगर इस हाथ को सीधा करना है तो नीचे का मसल्स इसको यूं पकड़ के ऐसे खींचता है, तो नीचे का मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, बाइसेप और ट्राइसेप इसको बोलते हैं, ठीक है। ऐसे ही गर्दन को मूवमेंट करवाना हो इधर से इधर, ऐसे करवाना हो या कुछ भी मूवमेंट करवाना है हमारे बॉडी के अंदर, तो मूवमेंट होने के लिए मस्कुलर टिश्यूज का होना बेहद जरूरी है, ठीक है। क्लियर। तो मस्कुलर टिश्यू हो सकते हैं 3 प्रकार के। बॉडी में कहीं भी मूवमेंट होगा तो वहां पे मस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट होगा, और ये 3 प्रकार के हो सकते हैं, ठीक है। एक होता है ऑस्ट्रिएटेड, नॉन ऑस्ट्रिएटेड एंड कार्डियक, ठीक है, जिसको हम लोग वॉलंटरी, इनवॉलंटरी मसल्स और कार्डियक मसल के रूप में भी जानते हैं। वॉलंटरी मसल्स नाम सुने होंगे, मसल्स जिसके ऊपर हमारा कंट्रोल है, ठीक है। तो इतना अपने बॉडी में आप देख लीजिएगा अभी क्लास खत्म होने के बाद कि आपका बॉडी कौन कौन सा बॉडी पार्ट है जो आप अपने हिसाब से मूव कर सकते हैं, जैसे हाथ का, पैर का, उंगली का, गर्दन का, कमर का, रीढ़ का, ये सब जो है ना, जब चाहे जैसे चाहे वैसे मूव करवा सकते हैं। जैसे हाथ का मसल जैसे चाहेंगे वैसे इस्तेमाल करेंगे, चाहे तो इसका इस्तेमाल लिखने में करें और चाहे तो इसका इस्तेमाल मिटाने में करें, चाहे तो इसका इस्तेमाल आशीर्वाद देने में करें, खुश रहो बेटा, चाहे इसी का इस्तेमाल थोपियाने में करें, अरे बदमाशी करता है तुम, ठीक है। तो जैसा चाहे वैसा इस्तेमाल आप अपने हाथों का कर सकते हैं। तो ऐसा कोई भी मसल्स जो आपके कंट्रोल में हो, आपकी इच्छा अनुसार चलता है, उसको क्या बोलेंगे, वॉलंटरी मसल। कुछ ऐसे मसल्स हैं जो हमारे इच्छा अनुसार नहीं चलते, उसके ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं रहता है, जैसे हमारे स्टमक में जो मसल्स है जो हमारा खाना वाना पचाता है, ठीक है जो हमारा खाना पचा रहा है, खाना डाइजेस्ट कर रहा है, ठीक है, वहां पे हमारा कंट्रोल नहीं है। खा लिए वहां तक कंट्रोल है, मुंह तक हमारा कंट्रोल है। मुंह में चबा रहे हैं, सपोज कि आप च्युइंगम चबा रहे होंगे, तो मुंह में जब तक है आपका और सर पर नजर पड़ा तो साइड में रख लिए, ठीक है। अगर गलती से वो यहां तक चल जाए, नरेटिव पार, ठीक है, तब उसको आप यहां पे रोक सकते हैं क्या, यहां पे रोक नहीं सकते किसी हालत में, क्योंकि यहां से वो क्या हो गया, इनवॉलंटरी हो गया, ठीक है, इनवॉलंटरी हो गया। अब यहां पे हमारा कंट्रोल नहीं है और हम लोग भगवान से भी नहीं है, ठीक है। तो यहां पे अगर चला जाए तो हम लोग उसको रोक नहीं सकते, फिर वो पहुंच जाएगा हमारे स्टमक तक। स्टमक में खाना स्टोर रहता है 3 घंटों तक, उसके बाद वहां पे पाचन का क्रिया होता है, डाइजेशन होता है, उसके बाद स्टमक से वो धीरे धीरे बाहर निकलता है, ठीक है, स्टमक से वो धीरे धीरे बाहर निकलता है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है। तो स्टमक से बाहर निकालने का प्रोसेस खुद ब खुद होता है, हम उसको थोड़ी ना निकालते हैं कि चलो 3 घंटा हो गया है यार, अब स्टमक पे जोर लगाओ, अब थोड़ा सा खाना को बाहर निकालो, ऐसा हम लोग नहीं करते, ठीक है। देख रहे हैं कि जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनमें हमारा वश, हमारा कंट्रोल नहीं है। तो और एग्जांपल्स देंगे और एग्जांपल्स को समझेंगे हम लोग वॉलंटरी और इनवॉलंटरी के रूप में, जिसी को स्ट्रिएटेड और नॉन ऑस्ट्रिएटेड भी बोलते हैं। इन दोनों मसल्स का डिफरेंस बेहद इंपॉर्टेंट है जो पूछा जाएगा। इसके अलावा एक तीसरा है, वह है कार्डियक मसल। एक लौता मसल्स जो हमारे कार्डियक वर्ड इस्तेमाल करते हैं, किसके लिए, कार्डियक वर्ड किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, हार्ट के लिए, ठीक है, बिल्कुल। हार्ट बोलिए, हृदय बोलिए, या फिर दिल बोल दो आप, ठीक है, उसके लिए हम लोग कार्डियक वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, दिल बेचारा। तो उस हार्ट के ऊपर भी हमारा कंट्रोल नहीं होता है, ठीक है। हम इमोशन की बात नहीं कर रहे हैं गधों, हार्ट के फंक्शन के ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं होता, ठीक है। अपने हिसाब से जब चाहे जब दिल को रोक लें, जब चाहे तब उसको तेज कर दें, ऐसा थोड़ी ना होता है, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे हार्ट के फंक्शन का, अब तुम लोग समझ लिया हार्ट के इमोशन का, गलत बात, ठीक है। वो भी सही है बात है, इमोशन हो चाहे कंट्रोल हो, ठीक है, फंक्शन हो, हमारा कंट्रोल नहीं रहता।
आगे बढ़े अब, तो फिर समझेंगे हम लोग कार्डियक मसल्स कैसे क्या बोलते हैं वॉलंटरी या इनवॉलंटरी से मिलता जुलता है कि नहीं मिलता जुलता है। ठीक है, टिश्यू भी ब्रेक होता है बच्चों, टिश्यू ब्रेक भी होता है, टिश्यू रिपेयर भी होता है। ठीक है, जैसे कहीं को हर मसल्स स्ट्रेच कर जाता है तो टिश्यू ही ब्रेक होता है हमारा, कभी कस की चोट लग गया तो वहां भी टिश्यू हमारा कट फट सकता है, फिर से क्या होता है अपने आप को वो बना लेता है, कनेक्ट कर लेता है। ठीक है, अरे दिल टूटने में टिश्यू नहीं टूटता है बच्चों, तुम लोग भी यार। चलिए अब बात करते हैं हम लोग नर्वस टिश्यू का। ठीक है, थोड़ा सा इसके बारे में, नर्वस टिश्यू क्या होता है, तो नर्वस टिश्यू न्यूरॉन। ठीक है, न्यूरॉन, न्यूरॉन कहीं स्टडी करना है हम लोग को इसके बारे में। नर्वस टिश्यू में न्यूरॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ आवर नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो क्लास 9 में न्यूरॉन का ही डिटेल स्टडी करना है। ठीक है, अब एक्चुअल में जिसका नर्वस सिस्टम है ना, ये पढ़ेंगे हम लोग क्लास 10 में चल के। ठीक है, यही न्यूरॉन मिल करके हमारा स्पाइनल कॉर्ड बनाता है, हमारा ब्रेन बनाता है। ठीक है, उसी न्यूरॉन का नेटवर्क हमारे पूरे बॉडी में फैला हुआ है। तो किस प्रकार से वो न्यूरॉन्स मैसेज को ट्रांसफर करने का काम करता है, मैसेज को कंडक्ट करने का काम करता है, ये हम लोग थोड़ा बहुत समझने का कोशिश करेंगे क्लास 9 में, और डिटेल्ड स्टडीज का करना है हम लोग को क्लास 10 में चल के। ठीक है, हाँ, साइटॉन, डेंड्रॉन, एक्सॉन, बिल्कुल करेक्ट। ये सब अगर आप पढ़े होंगे शायद 7 या 8 में ही पढ़े होंगे। ठीक है, तो चलिए ये हो गया हमारा एक प्रकार से एक हल्का फुल्का सा इंट्रोडक्शन कि हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है, और जब पढ़ेंगे तो बिल्कुल मजा आने वाला है इस चैप्टर में, नो डाउट। ठीक है, काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है चैप्टर, तो जब हम लोग चैप्टर शुरू करेंगे तो और ज्यादा मजा लेंगे, है ना।